वास्तु किस जनरेशन का है या इसकी उत्पत्ति कब हुई है? ये तो अनादिकाल से है। सबसे पहला उल्लेख इसका यजुर्वेद में मिलता है। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति का कोई कारण होता है। हाँ। अगर हम प्राचीन काल की भी बात करें तो वास्तु को क्यों लाया गया था? इस वास्तु में पांचों एलिमेंट हैं, पांचों का ही कॉम्बिनेशन है वास्तुशास्त्र। कई जगह ऑफिस लीज पे होते हैं, रेंटेड होते हैं, कि खुद के तो होते नहीं है वो। वास्तु कंसल्टेंट को राइट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। हमारा काम है आपको राइट प्लेसमेंट देना। प्लॉट का सिलेक्शन ही कंसल्टेंट से करवाना चाहिए, उसके बाद उसकी पूरी प्लानिंग कंसल्टेंट से लेनी चाहिए, फिर अपने पसंद के आर्किटेक्ट को देना चाहिए कि हमको ये घर इस तरह का चाहिए। अगर सिटी लेवल पे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है उसमें भी क्या वास्तु कंप्लायंस ज़रूरी होता है? ये तो भी अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ डेवलपमेंट करें तो उनकी अर्बन प्लानिंग में एक वास्तु का समझदार सिंसियर वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए। कि अगर आपके लिए बुरा है ये तो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है, ऐसा भी होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। प्लॉट खराब है तो सबके लिए खराब है, ओके, और अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं मुंबई के प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ केसीआर तोशनीवाल सर। केसीआर सर ने लगभग 8000 से ज़्यादा लोगों के जीवन और स्पेस को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। सर, जैसे मैं बात करूं तो मैं मिलेनियल जनरेशन का हूं, इसके बाद आई जेन-ज़ी जनरेशन जो आज काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और जो हमारे बच्चे हैं वो बिलोंग करते हैं जेन अल्फ़ा जनरेशन को। और जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ती जा रही है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो कई तो ख़त्म भी हो रही हैं और कई रिवाइव भी हो रही हैं। तो जब भी वास्तु की बात आती है तो ये वास्तु किस जनरेशन का है या इसकी उत्पत्ति कब हुई है? ये तो अनादिकाल से है। सबसे पहला उल्लेख इसका यजुर्वेद में मिलता है। ओके। और यजुर्वेद तो लिपि में आए हैं तब से इसमें उल्लेख है, पर लिपि नहीं थी उससे पहले भी रहा होगा, तब लिपि में आया है। ओके। हाँ, तो बहुत पुराना है। और वेदों को ओल्डेस्ट धर्मग्रंथ बोलते हैं वर्ल्ड के। ओके। हाँ, ये मालूम है होगा आपको। सर, इसको लेके क्यों आए थे वास्तु को? मतलब अगर इसका किसी भी चीज़ की उत्पत्ति का कोई कारण होता है। हाँ। अगर हम प्राचीन काल की भी बात करें तो वास्तु को क्यों लाया गया था? इसका क्या एक साइंटिफिक रीज़न था या कुछ आध्यात्मिक रीज़न था या कुछ लॉजिकल थिंकिंग थी किसी की? ये तो पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है वास्तु। वास्तु में पांचों एलिमेंट हैं, पंचतत्व, पंचमहाभूत जो भी बोले आप, और उन पांचों का ही कॉम्बिनेशन है वास्तुशास्त्र। ओके। हाँ, ये मैंने एक पिन लगा रखी, आपने देखी होगी। ये तो खैर बनवा रखी है मैंने, बट ये मैं इजिप्ट विजिट पे गया था, जब वहाँ अपने यहाँ जैसे सभी देवताओं के हाथ में धनुष, बाण, गदा, तलवार, ये वहाँ के इजिप्शियन को देखेंगे आप देवी देवताओं को, तो उनके हाथ में ये रहता है। तो मैंने फिर किसी से पूछा कि इसका ये क्या है, तो बोले कि इसको हम लाइफ सिंबल बोलते हैं। लाइफ सिंबल, लाइफ बोलते हैं इसको। तो मैंने कहा लाइफ से क्या मायने, तो बोले कि ये सन और अर्थ की कनेक्टिविटी का सिंबल है। विदाउट सन देयर इज़ नो लाइफ। ये तो मानते हैं ना सब, वो जीव जंतु क्या पेड़ पौधों में जान नहीं रहती है बिना सन के। तो आदमी की तो फितरत ही अलग बात है। तो नेचर ने बहुत इतनी बढ़िया चीज़ें दी हैं, और वास्तु तो ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत सुंदर साइंस है। खाली इसको बनाने के टाइम एक ही बार अडॉप्ट करना पड़ता है आपको। ये वो धार्मिक अनुष्ठान जैसा नहीं कि हर सोमवार को व्रत करो या मंगलवार को ऐसा करो। इसमें तो एक बार आपने सेट कर लिया तो चीज़ें अपने आप सेटराइट हो जाती हैं। और वहाँ की वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग होती है। हाँ सर, ये जो दौर चल रहा है हमारा, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, आज कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं और कई सारे कॉम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन जब भी बात आती है कंस्ट्रक्शन की, तो आज के एरा में क्या वास्तु एप्लीकेबल है? क्योंकि आज मॉडर्नाइजेशन में हम लोग कुछ अलग चीज़ों को प्रेफर करते हैं, हम लुक्स पे ज़्यादा जाते हैं, हम डिज़ाइंस पे ज़्यादा जाते हैं। तो आज के एरा में ये पांचों एलिमेंट तो सभी एरा में रहेंगे। ओके। आप जेन, अल्फा जो भी और आगे वाला बोल रहे हैं, सब ये पांचों एलिमेंट थे, हैं और रहेंगे। ओके। और इन्हीं का इम्पैक्ट है।
फायर अगर किसी प्रॉपर्टी में गलत जगह हो, वाटर गलत जगह हो, एंट्रेंस गलत हो, तो वो सब पूरा खेल ही बिगाड़ देती है वहाँ रहने वालों का, वो वेदर इट इज़ कमर्शियल, फैक्ट्री, ऑफिस, घर, जो भी कुछ हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस कभी कम होएगी नहीं साहब, इसका मानना कम ज़्यादा हो सकता है, पर अगर इस साइंस को अगर कोई मानता नहीं है ना साहब, मतलब अपने आप को एडवांस समझता है, तो पढ़ा लिखा मूर्ख है वो। मानना धर्म चाहिए, को ज़्यादा मानते हैं हम लोग। हाँ, मानना चाहिए। देखिए, आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट देते हैं, वो आर्किटेक्ट ही बनाता है, आप खुद से तो बनाते नहीं हैं। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपको, समझदार कंसल्टेंट बोले कि आपको ये चीज़ यहीं और इस तरह से बनानी चाहिए, तो उसमें जाता क्या? हाँ, आप घर बना रहे हैं, एक ड्राइंग रूम होगा, बेडरूम होंगे, टॉयलेट्स होंगे, किचन होगा, डाइनिंग हॉल होगा, पूजा घर होगा, तो आर्किटेक्ट कहीं भी खींच देगा उनको। बट एक कंसल्टेंट, समझदार कंसल्टेंट अगर उसे बताता है कि आपको ये चीज़ यहाँ और इसी डायरेक्शन में इस जगह ही करनी है, तो उसमें जाता क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट तो सब फुलफिल हो रही है, तो उसमें वास्तु का तड़का लग जाएगा, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सर आप ये बता रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो तो वो चीज़ें बनाने ही वाला है, और आप बता रहे हैं कि अगर वास्तु का उसमें तड़का लगता है तो वो और अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसका कुछ क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है या फिक्स्ड होता है या सबके लिए अलग अलग होता है? फिक्स नहीं, एक प्रिंसिपल तो सब फिक्स है, बट डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितने डिग्री एंगल पे है, कितने डिग्री टिल्टेड है, कितनी साइज का प्लॉट है, प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाते हैं। तो वो तो ऐसा फिक्स फॉर्मुलेशन नहीं दे सकते हैं किसी को कि आप बस ये नक्शा देख के आप कॉपी कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबकी साइज़ अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, पसंद अलग अलग होती है। तो वो तो हर व्यक्ति को मानना चाहिए और अपने हिसाब से जो भी उनका टेस्ट हो उस हिसाब से वास्तु कंसल्टेंट को बोलना चाहिए कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट, इनको कैसे प्लेस करेंगे आप। आज के सिनेरियो में आप क्योंकि इतना घूमते हैं और देखते हैं और अक्रॉस द ग्लोब आप अलग अलग कंट्रीज़ में भी गए हैं, तो वास्तु क्या सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है या इजिप्ट भी, जैसे आपने बताया इजिप्ट वो भी फॉलो करता होगा? पूरे ग्लोब पे एप्लीकेबल है साहब। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर टेंशन्स हैं, सबसे ज़्यादा जो तनाव है, सबसे ज़्यादा जो बैकवर्डनेस है, वो हमारे भारत में ही क्यों है? और क्योंकि ये शास्त्र तो शायद भारत से ही है। ऐसा नहीं है साहब, भारत में इतनी बैकवर्डनेस है। आपने फिर दूसरे उन कंट्रियों के नाम नहीं लिए जहाँ बहुत ज़्यादा है, सीरिया, अफगानिस्तान, तो भारत तो बहुत आगे है उनसे। ऐसा नहीं है, बैकवर्डनेस इतनी नहीं है, और अपन मानते हैं, ऐसा देखते हैं, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं आज की तारीख में। हाँ, बट साहब अपने से भी कई बहुत पिछड़े देश हैं, अपन तो डेवलपिंग हैं अभी, थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकनॉमी है। तो ऐसा नहीं है, भारत में ग्रो कर रहा है और चालू हो गया इसका सिलसिला। ओके, हाँ जी। जब हम एक स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी प्लानिंग की, हाँ, जैसे अभी इंदौर एक उस दौर से गुजर रहा है जहाँ कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है, हाँ, वेदर इट इज़ रियल स्टेट में अगर हम देखेंगे तो वेदर इट इज़ कमर्शियल, वेदर इट इज़ रेसिडेंशियल, वेदर इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक सिटी को बनाने के लिए लगते हैं, वो बहुत बन रहे हैं। अब 3 लेवल पे उसकी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि पहले तो सिटी लेवल पे, अगर सिटी लेवल पे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है उसमें भी क्या वास्तु कंप्लायंस ज़रूरी होता है? क्योंकि इंदौर अभी एक उस लेवल पे है जहाँ पर पूरा नया बन रहा है सब कुछ। ये तो भी सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ डेवलपमेंट करें तो उनकी अर्बन प्लानिंग में एक वास्तु का समझदार सिंसियर वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए कि वो इंजीनियर को एडवाइस कर सके कि आपको इसको ऐसा बनाए। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, चंडीगढ़ पूरा ग्रिड प्लानिंग में है, पूरा ग्रिड में है, ग्रिड प्लानिंग, ग्रिड प्लानिंग, जैसे ये ग्रिड नज़र आ रही है वैसी ग्रिड प्लानिंग में है। बट वो आर्किटेक्ट का वो नक्शा, अच्छा वो तो कोरी लैंड थी ना सब, उसको तो बनाया गया, डेवलप किया गया होगा। हाँ, तो उसने नक्शा वो 35-37 डिग्री तिरछा बना दिया, तो पूरा खराब ही हो गया चंडीगढ़। ओके, और चंडीगढ़ खराब हो गया, अब उस वास्तु से क्या फ़र्क पड़ा? अभी वो ऐसा है कि द्रौपदी बना हुआ है हरियाणा और पंजाब की। ओके, राजधानी दोनों की एक ही है, मालूम है ना आपको? हाँ, अभी किसी एक स्टेट का नहीं है वो। हाँ। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट भी हुआ था उसको लेके। हाँ, तो वो भी किसी एक स्टेट की नहीं है राजधानी। तो अगर वही आर्किटेक्ट उसको 37 डिग्री घुमा देता, अभी मैं 2-3 महीने पहले गया था पहली बार किसी क्लाइंट के लिए, तो 2-4 प्रॉपर्टियाँ दिखाई, मैंने कहा तो पूरा शहर ही ऐसा ही है, पूरे शहर का नक्शा बताया उन्होंने।
तो उनको आप इससे तो बाजू में लुधियाना है वहाँ चले जाइए, वो पूरा ग्रिड में है। ओके। और ऐसा कौन सा एक कंप्लाइंट सिटी है इंदौर का जो इंडिया का जो वास्तु के हिसाब से बना है? वो जयपुर। जयपुर चार दीवारी वो पूरा 100% अकॉर्डिंग टू वास्तु से बना हुआ है। और जयपुर के बारे में एक बड़ी ज़ोरदार चीज़ बताता हूँ आपको कि एक तो आप चार दीवारी के अंदर कभी भी जाइए तो आपको दिवाली जैसा माहौल है, इतना मोमेंट है वहाँ, इतनी वाइब्रेंट है वो। जयपुर गए हैं कभी? है। हाँ, जयपुर गए हैं कभी आप? नहीं, मैं कभी नहीं गया। हाँ, आपको देखना चाहिए। और वर्ल्ड का जयपुर वाले पूरे वर्ल्ड को पत्थर बेच के पैसा कमाते हैं, प्रेशियस सेमी प्रेशियस जो भी है, बट पत्थर जितना भी निकलता कहीं से, बट उसकी फिनिशिंग के लिए जयपुर आता है। ओके। हाँ, प्रेशियस सेमी प्रेशियस बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा लाइव शहर है जयपुर। और चार दीवारी तो स्पेशली बहुत है, मतलब उसकी आप नक्शा देखेंगे कभी गूगल पे, पूरी ग्रिड है, सीधा सीधा, बस आप समझो ना ऐसे ऐसे काट रखा है बिल्कुल। ओके। हाँ, और उसका लैंड का स्लोप और स्लांट भी गजब का है। साउथ वेस्ट में जौहरी बाज़ार है जो सबसे ऊंचा है, जो ऊंचा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। और जल मंदिर है दिल्ली रोड पे, वो सबसे नीचा है। मतलब आप जौहरी बाज़ार से साइकिल पे बैठ के निकलें और बिना पेडल मारे आप पूरा जयपुर क्रॉस करके जल मंदिर तक पहुंच जाएंगे, इतना स्लांट नॉर्थ और ईस्ट में। ओके। तो जब सर सिटी लेवल की बात आती है, हाँ, तो अगर हम वास्तु को कंसिडरेशन में लें, हाँ, तो क्या क्या चीज़ें वो होनी चाहिए जो वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए? जैसे अगर बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है हर सिटी का, एक हर सिटी का निगम होता है, एक हर सिटी का बोलेंगे एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा होती है, एक सेलिब्रेशन वाला कोई जोन होता है। तो अगर मोटा मोटा किसी सिटी के प्लानिंग में वास्तु को कंसीडर करना है तो क्या वो मेन हाईलाइटेड पॉइंट होने चाहिए जिसमें वास्तु को मस्ट ध्यान देना चाहिए? वास्तु के हिसाब से सरकारी इमारतें, जनरल पब्लिक, लोकेटर पब्लिक, आप समझे ना, प्रोफेशनल, इन सब के लिए अलग अलग गाइडलाइन दी हुई है। बट वो तो शहर सब बन चुके हैं। अब तो जो उसमें नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी पार्टिकुलर प्लेस पे नहीं हो, बट जो हो रहा है वो पार्टिकुलर हो जहाँ भी बन रहा है। ओके। अब तो आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जहाँ है आपका, वो ला के आपको दूसरी जगह खड़ा नहीं कर सकते, वो तो बसा हुआ शहर है। हाँ, जैसे चंडीगढ़ जैसी कोई नई टाउन प्लानिंग बने तो उसमें सब चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता नहीं, क्योंकि ये इंदौर में हो रहा है अभी, बहुत सारी चीज़ों को रीलोकेट कर रहे हैं। इंदौर में अटैच हो रहा है सब चीज़ें। इंदौर तो पूरा इंदौर तो हिलेगा नहीं ना सब, इंदौर तो सब जगह से फैला हुआ है। तो इंदौर में जो नई चीज़ें बन रही है उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आईएमसी की बिल्डिंग अभी पूरी नई बनना है, हाँ, कोर्ट पूरा नया बन रहा है, हाँ, स्मार्ट सिटी अभी नया बनाई है ऑफिस, अभी बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाँ, मेट्रो का आप देख रहे हैं कि काम चल ही रहा है लगातार। तो ये सब चीज़ें अभी नई बन रही हैं, तो इसमें कंप्लायंसेस होना चाहिए। इसमें है, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो स्मूथ होगा एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, हाँ, स्मूथ होगा और इजी गोइंग होगा और राइटियस डिसीजन लिए जाएंगे। ओके। अभी बिल्डिंग प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर की प्लेसमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए कि जो सीनियर आदमी कहाँ बैठे हैं, जूनियर कहाँ बैठे हैं, लोअर कैडर कहाँ बैठे हैं, ये तो भी गवर्नमेंट का हिसाब किताब है। हाँ, मतलब लेकिन इंडिविजुअल आदमी जो कोई फैक्ट्री बनाता है या घर बनाता है तो वो सब ध्यान रखता है, उसको कहाँ उसका बेडरूम होगा, कहाँ उसकी चैम्बर होगी। हाँ, तो ये तो सरकार को समझना चाहिए। सेकेंड सर, अब मैं आता हूँ, अभी इंदौर में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, हाई राइजेज आ रहे हैं, टाउनशिप्स बन रही हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि कोई प्रोजेक्ट भी आता है, जैसे घर की तो सब बात करते हैं कि वास्तु कंप्लाइंट घर हम देंगे बना के, फ्लैट देंगे, जो भी देंगे, क्या कॉलोनी भी वास्तु कंप्लाइंट होती है? कि अगर कॉलोनी का ही वास्तु गड़बड़ है तो फिर घर का तो घर तो बनेगा ही नहीं वास्तु के हिसाब से। ओके। जैसे कॉलोनी को आप चंडीगढ़ को छोटा चंडीगढ़ बना लीजिए कॉलोनी में, वो 37-38 डिग्री पे कोई भी कॉलोनी कटना चाहिए वो राइट एक्सिस पे कटना चाहिए 90 डिग्री पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बिल्कुल राइट एंगल पे हो। ओके। तो वो राइट एंगल पे होंगे तो प्लाट सब राइट एंगल के बनेंगे, और राइट एंगल के प्लाट पे घर बहुत बढ़िया माना जाता है। क्योंकि अभी हम लोग जनरली एक मेंटालिटी है ना, वो जब भी प्लॉट देखने जाते हैं तो हम प्लॉट की डायरेक्शन तो देखते हैं, हाँ, हम कॉलोनी की डायरेक्शन नहीं देखते हैं, हाँ, कि कॉलोनी कैसी बनी है या कॉलोनी का वास्तु क्या बोल रहा है। हाँ, कॉलोनी का वास्तु सब, अगर प्लाट का वास्तु सही है, कॉलोनी का तो थोड़ा खराब भी हो सकता है, बट आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको प्लॉट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बनिस्बत कॉलोनी के। ओके। और अब
थर्ड लेवल पे आते हैं जब प्लॉट पे, तो प्लॉट अगर कोई परचेज कर रहा है या अब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो जीरो से क्या वो चीज़ें कंसिडरेशन में लेना चाहिए, और वो लास्ट तक क्या वो टाइमलाइन होती है कि आपको पूरा तो सब प्लॉट का सिलेक्शन ही कंसल्टेंट से करवाना चाहिए। ओके, प्लॉट का सिलेक्शन ही कंसल्टेंट से करवाना चाहिए, उसके बाद उसकी पूरी प्लानिंग कंसल्टेंट से लेनी चाहिए, फिर अपने पसंद के आर्किटेक्ट को देना चाहिए कि भाई हमको ये घर इस तरह का चाहिए, अब इसको ब्यूटिफिकेशन, आरसीसी, ड्राइंग, ये वो बाकी का इंफ्रा सब उसके जिम्मे में डालना चाहिए। तो मतलब प्लॉट सिलेक्शन से ही कंसल्टेंट को इन्वॉल्व प्लॉट सिलेक्शन से क्यों नीड पड़ती है वास्तु की? मतलब अच्छा प्लॉट लेगा वो, क्या पैरामीटर्स होंगे उसके अच्छे के? हाँ, 5 टाइप के प्लॉट हैं जो मैंने आपको अभी एक फोल्डर दिया, उसमें सबसे पहला प्रिंटेड पेपर वही है। ओके, हाँ, और उसमें लिखा हुआ है प्लॉट की ब्रॉड गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। ओके, तो अच्छे प्लॉट गिनती के होते हैं, बाकी प्लॉट फिर ऑर्डिनरी होते हैं, और कुछ प्लॉट बहुत ख़राब होते हैं। ओके, तो उसका डायरेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं पड़ता? नहीं, डायरेक्शन से ही लेना देना पड़ता है ना सब, बिना डायरेक्शन के तो कुछ आप असेस ही नहीं कर सकते ना। वास्तु वाले को तो बिना डायरेक्शन के कुछ होता ही नहीं है, तो उसमें डायरेक्शन कौन सा बेस्ट होता है ओके, वो सेलेक्ट करते हैं। कौन सा प्लॉट है, आपने जैसे कॉलोनी में लेके गए, इसमें 12 प्लॉट खाली हैं साहब, तो फिर वो कंसल्टेंट या तो 12 के 12 रिजेक्ट कर देगा, या फिर बोलेगा कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस, ये थर्ड प्रेफरेंस, और ये 5-6 काम के ही नहीं है। तो सर साइट सिलेक्शन से इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, मतलब जब भी हम प्लॉट भी अगर पहले ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि जनरली लोग घर बनाने के टाइम वास्तु को इन्वॉल्व वो करते हैं। गलत प्रैक्टिस। ओके, देखिए छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वास्तु कंसल्टेंट जो है सब एक टेलर है। आप जो भी कपड़ा लेके आएंगे उसकी हम स्टिचिंग, फिटिंग सब परफेक्ट कर देंगे। कपड़ा ही गलत लाएंगे ना तो उसका लस्टर फॉल कंसल्टेंट नहीं सुधार सकता। वो कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर नहीं है वास्तु कंसल्टेंट, ओके, वो तो टेलर है। तो आपको मतलब आपकी सूट लेंथ बहुत बढ़िया लाएंगे तो फिर फिटिंग, स्टिचिंग ये सब बिल्कुल प्रॉपर कर देगा कंसल्टेंट। तो फिर अब घर ही वास्तु के हिसाब से बनाना है तो कपड़ा भी उसी से पसंद करवा के लिया जाए ना टेलर्स। और अगर गलती हो गई है तो फिर गलती होगी तो वो आए के रिजेक्ट करेगा, दूसरा प्लॉट सर्च करिए। क्यों जनरली बोलते थोड़ी हैं क्या कि अब ये गलती हो गई इस प्लॉट में, आप प्लॉट ही रिजेक्ट करके दूसरा प्लॉट लो। मैं भी जनरली तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। फिर मैं कल एक जयपुर घर जाके आया हूँ साहब, कल ही। बहुत बड़ा इंजीनियर है, उनका घर देखने गया, वो गाड़ी जैसी रुकी, वो डेड एंड पे मकान है। उनको अंदर घुसने के पहले ही ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया, उनको बोला साहब कि मैं अंदर तो चल रहा हूँ, आया हूँ तो 5-10 मिनट बैठता हूँ, बट ये घर भेज दीजिए आप। खड़े खड़े बाहर ही मेन डोर पे आए थे बंगले के गेट पे, वहीं से अंदर लेके गए बंगले में। तो बीच में रुक के उनको कमेंट्स दिए कि ये घर आपको भेज देना चाहिए, अच्छा घर नहीं है। ओके, तो ये सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है क्या ये अच्छा और खराब? जैसे अगर प्लॉट अच्छा है तो सबके लिए अच्छा। कोई लोग बोलते हैं कि जैसे ठीक है अगर आपके लिए बुरा है ये तो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है, ऐसा भी होता है क्या? कभी नहीं हो सकता, नहीं होता। अगर वो खराब है तो वो सबके लिए खराब होगा। वे बताओ, आपके एक गाड़ी में ब्रेक फेल है तो पर्सन टू पर्सन थोड़ी सबके लिए खराब है ना। नहीं, मैंने क्योंकि ऐसा कुछ सुना है कि मुझे ये नहीं, गलत फलते हैं, गलत सुना। मुझे तो ये फला है, ये दक्षिण मुखी में रहना। गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अगर प्लॉट खराब है तो सबके लिए खराब, ओके, और अच्छा है तो सबके लिए अच्छा। ओके, अब ये प्लॉट सिलेक्शन राइट हुआ हमारा, उसके बाद क्या चीज़ें प्लानिंग में तो आएंगी वो कि भाई यहाँ बेडरूम बनना चाहिए, यहाँ हॉल बनना चाहिए, यहाँ लिविंग रूम है। इसके पहले की भी अगर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि ये आपको रखनी है? प्लॉट लेने से पहले प्लॉट ले लिया, हाँ, और राइट प्लॉट ले लिया, हाँ, इसके बाद सीधा फिर कंस्ट्रक्शन लेवल पे ही वास्तु का यूज़ होता है? हाँ, कंस्ट्रक्शन मतलब प्लानिंग स्टेज में, प्लानिंग स्टेज में। मटेरियल से भी उसका कुछ को रिलेशन तो नहीं होता? मटेरियल में जैसे फ्लोरिंग हम डिसाइड करते हैं कहाँ कौन सी फ्लोरिंग लगाएं, उसमें बहुत सारी जगह मेटल और स्टोन गड़वाते हैं उसकी औरा बढ़ाने के लिए। ओके, प्लॉट की कहीं चांदी भी लगाई जाती है, कहीं कॉपर वायर लगाए जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बिलो ग्राउंड होता है? बिलो ग्राउंड मतलब प्लॉट में भी होता है और बिल्डिंग के प्लिंथ में भी होता है, ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। ओके, प्लॉट में भी मेटल और स्टोन गाड़ी जाती है और बिल्डिंग में भी गाड़ी जाती है। प्लानिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जनरली कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग में? हाँ, कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग में सब, जैसे अभी आपने कोई
अच्छा प्लॉट पुराने घर का लिया, बने हुए घर का, वो बना मालिक हुआ। वहाँ से बढ़ के दूसरी जगह चला गया और पुराना घर और आप तोड़ के बनाएंगे, तो उसको डेमोलिशन की हम गाइडलाइन देते हैं कि आपको यहाँ से डेमोलिशन करना चाहिए तो फास्ट डेमोलिश हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन की भी गाइडलाइन देते हैं कि आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए और इधर ख़त्म करना चाहिए, तो उसकी भी डायरेक्शन होती है डेमोलिशन की और कंस्ट्रक्शन की। ओके। और प्लानिंग तो होती ही होती है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब बिल्कुल वेल प्लेस्ड होना चाहिए। ओके सर, वास्तु को जितना मैंने पढ़ा है कि इट इज़ अ सिनर्जी ऑफ डायरेक्शन एंड एनर्जी, और ये डायरेक्शन और एनर्जी हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है? जैसे अगर हम कोई गलत वास्तु डिज़ाइन घर में रह रहे हैं या कोई गलत ऐसे, अब जैसे यही प्रीमाइसेस है, इट इज़ अ रेंटेड प्रीमाइसेस, अब ये मेरे कंप्लाइंट से तो बना नहीं है, अब मैं आया अपना काम कर रहा हूँ, सेम हो रहा है कि हम कोई रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जाके, अब उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको डिमोलिश करके अपने हिसाब से वापस रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे। हाँ, तो इसमें बहुत सारे डिफेक्ट जो ऐसे होते हैं जो बिना डेमोलिशन के ठीक किए जा सकते हैं, या ठीक नहीं किए जा सकते, उन्हें अपलिफ्ट कर सकते हो, यूँ बोला जाए अपलिफ्ट कर सकते हो। ओके। हाँ, और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिन्हें वो मतलब अपलिफ्टमेंट की भी पोजीशन नहीं होती, फिर ऐसे 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 टाइम में हम सलाह देते हैं कि छोड़ दीजिए, अच्छी नहीं है प्रॉपर्टी। ओके। मतलब साहब, घर की गाड़ी हो या किराए की टैक्सी, तो अगर किराए का प्रॉपर्टी अगर ख़राब है तो उसके 99% इम्पेक्ट उसको ऑक्यूपायर को आते हैं जो उसको वापरता है, मालिक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे दूसरे उदाहरण से आपको समझाऊं कि आप एक किराए की टैक्सी में अगर कोई एक्सीडेंट होता है साहब, तो उसमें जो पैसेंजर होते हैं हाथ पैर उन्हीं के टूटते हैं, आरसी बुक पे जिसका नाम होता है उसको खरोच भी नहीं आती, वैसा ही। ओके, क्लियर है। तो ये जो मैं डायरेक्शन और एनर्जी वाली बात कर रहा था, वास्तु कैसे को रिलेट करती है हमारी सक्सेस में? जैसे वास्तु हमेशा सक्सेस से जोड़ा जाता है कि भाई आप वास्तु कंप्लायंट जगहों पर काम करेंगे या रहेंगे। अभी एक चीज़ आपको बोलें साहब कि कोई भी चीज़ सक्सेस तो नज़र आती है लोगों को, ये इसने ये किया तो सक्सेस होगी। सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है किसी भी चीज़ को करने का, थॉट प्रोसेस होता है, फिर उसका खाका बनता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है, और फिर वो सक्सेस बाहर नज़र आती है। तो आपके थिंकिंग और थॉट प्रोसेस को बदल देता है वास्तु, इसलिए डायरेक्शन और एनर्जी बोला गया है। ओके, मतलब हम किस डायरेक्शन में सोचने वाले हैं या किस एनर्जी से किसी चीज़ के लिए काम करेंगे। नहीं, आप अगर कोई काम राइट प्लेस पे राइट डायरेक्शन में करते हैं तो उसमें पाथ मिलता चला जाएगा, वो सक्सीड की गारंटी होता है। ओके, हाँ, जैसे एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये तो सुना होगा ना? सुना हुआ है। हाँ, तो ऐसा ही वास्तु प्लेसमेंट जो है, और यूँ एक जनरल वे में भी आप देख लीजिए, मंदिर अगर कोई आदमी जाता है ना साहब, तो वो वहाँ परमेश्वर की आराधना करता है, उसको रेस्टोरेंट और बार नज़र नहीं आता वहाँ, और बार में बैठे वाला मूर्ति की बात नहीं करता कभी। जगह का फ़र्क है ना सर, फ़र्क है। मंदिर में ऐसा कोई सोचता नहीं और बार में बैठा हुआ मंदिर की बात करता नहीं, तो ये प्लेसमेंट ही हो गया ना अलग अलग जगहों के। हाँ, वो क्योंकि जनरली वास्तु की जब भी बात आती है ना सर, तो लोग उसको सक्सेस, मनी और ग्रोथ, इन तीनों चीज़ों के पैरामीटर पे देखते हैं। वास्तु का काम है साहब सबसे पहला सब आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करना, फिर आपकी हेल्थ को, फिर प्रॉस्पेरिटी का नंबर आता है। बट अभी का जो ज़माना है कलयुग का, वो सबसे पहले पैसों की बात करता है। हेल्थ और पीस की बात तो कोई करता ही नहीं है। बट वास्तु के पहली चीज़ जो वास्तु देता है, सबसे पहले तो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, फिर हेल्थ, और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी देता है। ये इमोशन और रिलेशनशिप पे भी काम करता है। बिल्कुल काम करता है। एक पार्टिकुलर बेडरूम में अगर नए जोड़े को मतलब शादी के बाद उसमें, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बढ़ जाता है कि बात डाइवर्स तक पहुंच जाती है। ओके, कोई पर्टिकुलर रूम ऐसा होता है वहाँ प्रेगनेंसी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती, तो बहुत सारी चीज़, मतलब सब चीज़ों पे असर डालता है वास्तु से। मतलब उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। हाँ, वास्तु का। यस, अगर हमने बाय कंस्ट्रक्शन से उसका ध्यान नहीं रखा, इवन आप तो जैसा बता रहे हैं कि प्लॉट परचेज से ध्यान नहीं रखा, हाँ, तो उसका जो इम्प्लीकेशन होना है वो हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म है। यस, चलता ही रहेगा वो।
और ये आइडेंटिफाई कैसे होगा अगर ये इफेक्ट आ गया है किसी की लाइफ में? हाँ। क्योंकि बहुत सी बार होता है ना सर कि जैसे अगर हमने रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या कोई हाँ। सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीद ली तो या वो तो सब फिर किसी सिंसियर कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो आपको सबसे पहले तो, जैसे हम भी ऐसा नहीं कि रोज नए का ही काम करते हैं साहब। हमारे तो जो भी रेफरेंस आती है, कोई पुराने वालों की आती है, कभी नए वालों की आती है। नए वालों की जनरली उनकी आती है जिनका पुराना काम कर चुके होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फिर वो नए में इन्वॉल्व करता है। तो हमारे पास मैक्सिमम आती पुरानी प्रॉपर्टियाँ। तो पुरानी प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमारा काम होता है कि उसको अभी प्रेजेंट लेवल से अपलिफ्ट करना और फिर अंडरलाइन करके उसको सलाह देना कि भाई जब मौका बढ़े इसको बेच दो और फिर नया लो। मतलब पर्सनल लाइफ की अगर बात करें या रेसिडेंशियल की बात करें तो वास्तु एक डायरेक्शन और एनर्जी को सिंक करता है। हाँ। और वो आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है। हाँ। अब जब बात आती है कमर्शियल में, क्योंकि कमर्शियल में भी आजकल वास्तु को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है, तो उस लेवल पे वास्तु क्या हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या वहाँ पर जो मैन पावर काम कर रहा है सेम वही डायरेक्शन एनर्जी या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं? एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, वो काम ही रहता है बट यूटिलाइजेशन चेंज हो जाता है सब। अब जैसे घर में तो हम अग्निकोण में गैस बोलते हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर, बॉयलर, जनरेटर सब आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पैनल आ जाते हैं, वो भी अग्नि है। तो चीज़ें वही हैं, स्वरूप बदल जाता है। ओके। और अब किचन स्टोर है जैसे घर में, वो कोई उनका रॉ मटेरियल स्टोर हो जाता है। हाँ, तो ये बहुत सारी, अब उसमें ऑफिस देखिए, प्रोडक्शन में मशीनें कहाँ लगेगी, उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस लाइन कैसी होगी कि रॉ मटेरियल किधर से डालें और निकलेगा, फिनिश गुड्स किधर से निकलेगा, फिनिश गुड्स कहाँ स्टोर करें आपकी मैक्सिमम मूवमेंट रहे उसमें, रॉ मटेरियल कहाँ स्टॉक रखेगा, आपको रॉ मटेरियल की कमी नहीं आए, फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी बॉस कहाँ बैठेगा, जनरल मैनेजर कहाँ बैठेगा, सेल्स वाले कहाँ बैठेंगे, अकाउंट्स वाले कहाँ बैठेंगे, फील्ड स्टाफ कहाँ बैठेगा, लोअर कैडर स्टाफ कहाँ बैठेगा, वो भी पूरी ग्रेडिंग से अलोकेशन होती है। ओके। हाँ, मतलब बड़ा फाइन साइंस है, ऐसा मोटा मोटी नहीं है आपने खाली एक मोटा मतलब ऐसा सतह वाला काम नहीं है इसका, डीप है ये, बहुत डीप बोले तो साहब एक लाइफ कम पड़ती है वास्तु को समझने में। मैं तो लर्नर हूँ, अभी भी रोज पढ़ता हूँ। और कितने साल हो गए आपको? मुझे 38 साल हो जाएंगे। तो मैं तो लाइफ टाइम मतलब टिल द एंड वो स्टूडेंट ही रहूँगा, पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और जो समझ में आ जाती चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट भी करवाता रहता हूँ। तो ये सर आप जैसे बताया था स्टार्ट में मुझे कि ये पुराने टाइम से लिखा हुआ, वेदों का लिखा हुआ है वास्तु। हाँ। तो क्या ये इवॉल्व हो रहा है क्या समय के साथ, कि जैसे अगर अब हम जिस युग में हैं, कलयुग में हैं, तो कलयुग के हिसाब से क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं वास्तु में? वास्तु में चेंजेस नहीं हो रहे हैं साहब। जो पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ वो लेते वहीं से हैं, बट साधारण भाषा में उसको कैसे समझाया जा सकता है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं कि ये तो भी सब पूरा संस्कृत के श्लोक में था, फिर अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, आप समझे ना साहब। तो उनको इजी वे में जो अभी के कंसल्टेंट जो किताबें लिखते हैं वो इजी थॉट प्रोसेस बन जाता है कि कॉमन लेमैन को समझ में आ जाए कि ऐसा वास्तु, या जनरेशन को समझ में आ जाए, चेंज हो रही है। यस। ओके। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वर्कफोर्स पे भी क्या इफेक्ट होता है वास्तु का, कि अगर वास्तु की प्लानिंग सही नहीं है तो वर्कफोर्स भी वैसे ही काम करती है, और सही है तो वैसे ही प्रोडक्टिव रहती है? बिल्कुल एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना सर वर्कफोर्स की। राइट प्लेसमेंट पे होगी तो बहुत कंपनी का ध्यान रखेंगे, नहीं तो कुछ आलसी होंगे। 6 बजे का टाइम है तो 5 बजे सब बोरिया बिस्तर उठा के निकलो, आज का हो गया, ऐसी थॉट प्रोसेस हो जाती है। उससे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लंबा नहीं चल पाता है। सब नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना। आप जहाँ खाते हो वहीं अभी 6 बजे की बजाय 5 बजे ही आप गायब हो रहे हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। इसमें अगर राइट प्लेसमेंट पे बैठे हैं सब लोग, बॉस से लेके नीचे का स्टाफ, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और एफिशिएंसी बढ़ती है तो फिर ग्रोथ बढ़ती है। ओके। और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कि वास्तु में कुछ खामियां हैं? वो ले क्योंकि इसमें भी सेम प्रॉब्लम वही आती है, जैसे मैंने बताया ना, कई जगह ऑफिस लीज पे होते हैं, हाँ, रेंटेड होते हैं, हाँ, कि खुद के तो होते नहीं है वो। हाँ, तो उनको अपलिफ्ट किया जा सकता है ना साहब। ओके। और या फिर किराए का भी लें तो सिलेक्शन से लीजिए। वास्तु कंसल्टेंट को राइट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। वो आप किराए से ले रहे हैं
या कब्जा करके ले रहे हैं या रजिस्ट्री करवा के ले रहे हैं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। हमारा काम है आपको राइट प्लेसमेंट देना। बुरा वास्तु वाला कोई आपके पेपर थोड़ी देखता है आपका एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ लीव एंड लाइसेंस का, या आप इसके मालिक है कि नहीं है। हमको तो जहाँ ले जाते हैं बोले कि ये गलत है, अब आपने किराए के लिए है, कब्जाई हुई है या डोनेशन में मिली, हमसे कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ का। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वास्तु को हमेशा हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर हम रेंटेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग वास्तु कंसल्ट करते होंगे, या हम लीज पे कुछ ले रहे हैं या हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि उस टाइम तो फिर वो कमर्शियल एंगल देखे जाते हैं, सस्ता कहाँ मिल रहा है। हाँ, बस सस्ते में भी बढ़िया निकाला जा सकता है अगर कंसल्टेंट की सलाह लें तो। कंसल्टेंट को देखिए सब आपके बजट और लोकेशन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज़ सस्ता या महंगा। उसका काम है सिलेक्शन करना, राइटेस्ट प्रॉपर्टी दिलाना, राइटेस्ट प्लानिंग करना। तो सस्ते महंगे का तो वो आपको लेना है, वो आपका हेडेक है। हमारा काम तो है सस्ते में भी बड़ी जगह चीज़ मिल सकती है। आज अभी मेरे को जैसे बम्बई रहता हूँ तो बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि जिनको घर या ऑफिस बदली करने की सलाह देते हैं कि आप बताओ। मैंने कहा सब सेलेक्ट कर दूंगा, बजट और लोकेशन आप ही को ढूंढना है। बहुत वास्ट डिफरेंस है वहाँ बजट और लोकेशन रेट का। ये तो वन का आपके जिम्मे है। अब मैं तो सेलेक्ट कर दूंगा, आप जो प्रॉपर्टी मेरे पास लाओगे उसको रिजेक्ट या सेलेक्ट कर दूंगा। तो वास्तु कंसल्टेंट को आपकी प्रॉपर्टी किराए की है या घर की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका काम ही है कि आपको राइटियस सिलेक्शन और राइटियस प्लेसमेंट देना। सर, अगर जैसे किसी से गलत प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो गई है, कंस्ट्रक्शन में तो ठीक है, हमने बता दिया उसको कि ये चीज़ें हो रही हैं। अगर कमर्शियल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोई राइट प्रॉपर्टी नहीं आई और कोई रॉन्ग प्रॉपर्टी में स्टार्टअप शुरू हो गए या बिजनेस चल रहा है, तो क्या वो पॉइंट्स होते हैं, क्या वो चेक्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑनर या वो डायरेक्टर समझ सकता है कि कुछ वास्तु से रिलेटेड डिफेक्ट है और इस चीज़ के लिए अब हमको कंसल्टेशन पे जाना चाहिए? वो जो आप रेगुलर अपने प्रैक्टिसेस में देखते उनको हैं। साल भर में समझ में आ जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक कोई आदमी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो एक इमेजिनेशन तो होती है ना कि ब्रेक इवन इस टाइम तक आ जाना चाहिए, इसके बाद अपनी ग्रोथ बढ़ना चाहिए। तो साल डेढ़ साल में उससे समझ में आने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है अपनी इस जगह में। फिर वो ढूंढता है कंसल्टेंट को। फिर कंसल्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले तो उसको अपलिफ्ट करेगा और फिर फाइनल सलाह देगा कि आप अभी नया ऑफिस सेलेक्ट कर, मतलब सिलेक्शन से लो। आपकी जर्नी में भी ऐसा कोई क्या केस या इंसिडेंट्स हुआ हो? जैसे आप चूंकि कंसल्ट करते हैं लोगों को, तो आपकी वो- जर्नी वो- में वो- कोई ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस आपने देखा हो या आपके लिए एक मेमोरेबल हो कि यार ये इनकी प्रॉब्लम्स थी, ये चीज़ें हुई थी और उसका एक देखिए, सॉल्यूशन मिला उन्हें? इसमें ऐसा देखिए, एक तो प्रॉब्लम आदमी कभी खुल के बोलता नहीं है, खुल के नहीं बताता। दूसरा, हमारा जो बैरोमीटर है हमारी क्वालिटी का, वो क्लाइंट ही हमारी यूनिवर्सिटी है। जब वो दूसरी बार बुलाता है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, अब मैं कल जयपुर से आया हूँ, मैं अभी 30 साल से उनके बोर्ड पे हूँ साहब, हर 2 महीने में जाता हूँ 30 साल से। अभी 3rd जनरेशन मेरे साथ काम कर रही है उस परिवार की, बिल्डर हैं वो सब प्रोजेक्ट इस हिसाब से बनाते हैं। तो वो किसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ये मुझे नहीं मालूम, बट हम जहाँ जाते हैं वो फिर बार बार याद करते हैं वो। तो बस उससे समझ में आता है ना कि आदमी को फ़ायदा हो रहा है हमसे, नहीं? बिल्कुल। सब वास्तु को कई बार लोग एस्ट्रोलॉजी जैसा भी समझते हैं, प्रिडिक्शंस, मतलब कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। जैसे अगर हम डिमोलिश और उस पर रिकंस्ट्रक्शन पे नहीं जाते तो अल्टीमेटली तो हम फिर सॉल्यूशंस ही बताते हैं जो मोर ओवर रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी लाइन से भी। तो क्या कोई को रिलेशन है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सेपरेट ब्रांच है और वास्तु बिल्कुल सेपरेट ब्रांच है। हार्ट का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है और आँख का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है और हड्डी का डॉक्टर भी डॉक्टर होता है। बट इन तीनों के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हड्डी वाला आँख नहीं देख सकता, आँख वाला हार्ट नहीं देख सकता, और हार्ट वाला आपके सर्दी जुकाम और बुखार की दवाई नहीं दे सकता। तो है ये सब पुरानी साइंसेज, पर वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्योतिष। हाँ, बट इतना बोल सकते हैं साहब कि अगर भाग्य सबसे पहले आता है, डेस्टिनी आपकी सबसे पहले है और वास्तु सेकेंडरी है। इसको दूसरे उदाहरण में आपको समझाऊं तो साहब,
अपना आपका भाग्य बोइंग हो गया, बोइंग एयरबस या बोइंग, और वास्तु रनवे हो गया। बिना रनवे के आप टेक ऑफ नहीं ले सकते, वो खेत में नहीं उड़ा सकते हैं आप उसको, आपको रनवे चाहिए। हम लोग रनवे बनाते हैं लोगों के लिए, भाग्य तो वो लेके उतरते हैं अपने जन्म के टाइम से। तो जो जितना बड़ा स्मूथ रनवे होगा उसका टेक ऑफ उतना बढ़िया होगा। मतलब जो किसी भी व्यक्ति का, शायद इसको प्रारब्ध भी बोलते हैं या डेस्टिनी बोलते हैं, वो डिसाइडेड होता है, पक्का। और वास्तु उसको फैसिलिटेट करता है, और एस्ट्रोलॉजी भी मोर ओवर वही करता है। इसको तो दूसरी भाषा में ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको कि आपकी वास्तु आपकी नेगेटिविटी को मिनिमाइज करता है मिनिमम लेवल तक, और आपकी पॉजिटिविटी को ऑप्टिमम लेवल तक ले जाता है। अभी हम जिनके यहाँ जाते हैं वो तो सब कोई मुकेश अंबानी नहीं बन जाते हैं सब। अब जैसे मैं किसी मोची के यहाँ जाऊँगा उसकी दुकान को सुधारने के लिए, तो उसका घर भी देखूंगा, तो उसकी जो हैसियत है उस हिसाब से वो एक बाटा का शोरूम बना सकता है। ये उसके लिए एक्सट्रीम लेवल हो गया। तो आदमी की क्या हैसियत है, क्या औकात है, और किस लेवल तक जा सकता है, वो डिपेंड करता है साहब। बट जहाँ भी जाएंगे उसे अपलिफ्ट करेंगे और बढ़ेगा वो। किस लेवल तक बढ़ सकता है ये अंदाज़ा नहीं है हमको। तो ये जो लेवल ऑफ बढ़ना होता है, ग्रोथ होता है, ये वास्तु में होता है कि ये उस पर्सन में होता है? मतलब कोई सॉल्यूशन हमने वास्तु के थ्रू दिया उसे? देखिए साहब, उसके पर्सन के भाग्य में अगर वास्तु नहीं होगा तो न तो वास्तु कंसल्टेंट मिलेगा, न राइट एडवाइस मिलेगी उसको। ओके। हाँ, वो भी भाग्य डिसाइड करता है। अपन ये नहीं बोलते हैं कि बिना उसकी परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसके भाग्य में अगर कोई सही चीज़ नहीं होना है, तो अगर राइटियस कंसल्टेंट भी उसने ढूंढ लिया तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। ओके। अटक जाएगा। तो भाग्य का साथ होना तो बहुत ज़रूरी है। पर वास्तु ले ले तो बहुत लाइफ इजी हो जाती है, उसकी ऑब्स्टेकल लेस हो जाती है। मतलब फैसिलिटेट हो जाता है, ईज हो जाती है उसकी जर्नी। जो भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो वास्तु के थ्रू निकल जाते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए भी यही बोला जाता है कि पर्सनल लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या तो एक गाइडेंस मिलता है, या तो वो रूट बता देते हैं कि यहाँ ये चीज़ें हैं। और वास्तु चूँकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक पंच तत्व से बनते हैं, और हम लोग एक या तो घर में रहते हैं या एक प्रीमाइसेस में काम करते हैं, तो वो हमारा ऑपरेटिंग स्पेस है। और वास्तु उस चीज़ में अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उनको क्लियर करता है बाय द मीन्स ऑफ अवेयरनेस, बाय द मीन्स ऑफ अगर कुछ सॉल्यूशन डालने हैं वहाँ पे या कुछ मटेरियल्स का यूज़ करना है। तो वास्तु तो सब अगर एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस में आप किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी सब ओरिएंटेशन देखेगा, आपकी प्लेसमेंट देखेगा, प्लस आपकी प्रेमिसेस में कोई कमी है तो उसको कैसे, वो इंस्टेंट होता है सब, कैसे अपलिफ्ट किया जाए। ओके। क्या खामियां हैं इसमें, इसको कैसे इंस्टेंट, कैसे मतलब वो तो अच्छा। वास्तु में जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि राइट चीज़ कैसे बनाए, गलतियों का कहीं खुलासा नहीं है उसमें। ओके। अब करेक्शन का खुलासा, गलतियां हर आदमी अपनी अपनी तरह से करता है, अलग अलग तरीके की करता है। तो ये हजारों साल पहले लिखा हुआ शास्त्र, ये तो वो एनालिसिस कर ही नहीं सकता ना कि आज से 2000 साल बाद आदमी ये गलती करेगा तो उसका ये उपाय है। सर एक अभी आपने जैसे बोला ना कि गलतियां नहीं करता, वो गलतियां सुधार नहीं सकता, वो सही डायरेक्शन बताता है। तो मुझे अभी एक ऐसा थॉट आया कि वास्तु को हम ज़मीन से रिलेट कर रहे हैं, प्लॉट से रिलेट कर रहे हैं। अभी हम बहुत सी सिटीज़ में देखते हैं, अब इंदौर में भी मोस्ट वो हो रहा है क्योंकि हम हाई राइज कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये जो ज़मीन है, क्योंकि हाई राइज तो किसी एक ज़मीन पे बना, उसके ऊपर तो सब स्लैब्स बन रहे हैं फिर वो, तो वहाँ का वास्तु कुछ अलग होता है क्या कि वो उसी बेस से जाएगा उस तक? वो सर देखो, आप ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे तो भी मीठा पानी पियेंगे और ऑक्सीजन ही लेंगे, और 10 मंजिल पर रहेंगे तो भी धूप का टेस्ट वही रहेगा जो नीचे रहता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप नीचे हैं कि ऊपर, वास्तु सब जगह एप्लीकेबल है। तो इसमें पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा? पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा सब, वो वास्तु पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। वास्तु के जो प्लेसमेंट हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है, ये मैं बोल रहा हूँ।
आपने जो क्वेश्चन पूछा कि नीचे रहेगा और भी शॉर्टेज है तो ऊपर जाती है, हाई राइज बनती है, तो ऊपर भी एप्लीकेबल है वास्तु। ओके, मतलब ग्राउंड से ही कनेक्ट है वो। हाँ सर, ड्यूरिंग जब हम इनिशियल लेवल पे, जैसे आपने प्लॉट्स का मुझे बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आप प्लॉट भी इवन कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट करके ली, कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल पे आई गई। अभी चूँकि मैं बता रहा हूँ ये ऐसा एरा है जहाँ पे हर चीज़ नई हो रही है, इवन प्रोडक्ट्स, मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हम कंस्ट्रक्शन किसी ज़माने में नेचर ड्रिवन ज़्यादा करते थे, आज वो मॉडर्न और लग्जरी ड्रिवन ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज़ में वास्तु क्या वहाँ पर भी इफ़ेक्ट करेगा कि आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो? जैसे आज बहुत से लोग आयरन का अगर ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, या बहुत सारे लोग लग्जरी ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग वुडन ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो बैलेंस तो नहीं हो पा रहा है कहीं भी। अगर वो पंचतत्व की बात करें तो बैलेंस नहीं हो रहा है वो। तो उसमें भी इसका कुछ कंसिडरेशन होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में या प्रोसेसेस में? देखिए, वास्तु में जो सर्वश्रेष्ठ घर बोला गया है वो पूस का घर, घास का घर। ओके, वहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती है। उसके बाद नंबर आता है सब लकड़ी का, लकड़ी के बाद नंबर आता है चूने और पत्थर का। और अभी जो ये कंक्रीट बन रहा है वो सबसे लास्ट कैटेगरी का, जिसमें अभी ये बैठे हैं अपन, ये आखिरी कैटेगरी वाले घर। जितने भी ओल्ड टेम्पल्स हैं सब, जैन टेम्पल देखिए आप, दिलवाड़ा, और जितने भी पुराने टेम्पल है, रणकपुर, तिरुपति, ये सब चूने और पत्थरों से बने। और रियल सेंस में वाइब्रेशन भी वहीं आती है। हाँ, वास्तुशास्त्र लोहे को अधम मांगता है। मंदिरों में तो यूज़ ही नहीं किया जाता है लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, ये यूज़ किया जाता है। तो ये आखिरी वाली स्टेज के घरों में रह रहे हैं अभी अपन लोग। तो फिर इसका वास्तु इफेक्ट नहीं, वास्तु रहता है सर, अगर आप लकड़ी के घर में रहें और उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। बट अब सलाह किसको दे सकते हैं कि वो लकड़ी का घर बनाओ आप? कोई मानेगा ही नहीं। मानेगा नहीं ना, वो जाएगा ही नहीं ना। अभी तो भी सब जैसे बन रहा है वैसे ही रहता है। अब मैं मुंबई रहता हूँ, मैं खुद कंसल्टेंट हूँ, मैं लकड़ी के घर में नहीं रह सकता ना, तो वहाँ सिक्योरिटी के हिसाब से फ्लैटों में ही रहना पड़ता है। हाँ, पर फ्लैट का सिलेक्शन, वो जो जिस फ्लैट में मैं हूँ उसको मुझे 3.5 साल लगे हैं। 368 बिल्डिंगों देखने के बाद फिर उस फ्लैट को सेलेक्ट किया। और मेरी इवन मैं तो कहीं भी घूमता रहता हूँ तो मेरी होटल ही फिक्स है, सब रूम रो ही फिक्स है, वास्तु के हिसाब से ही लेता हूँ। मैं तो एक दिन भी जाया नहीं करता, बिना वास्तु के नहीं रह भी नहीं सकता, रहता भी नहीं। तो अभी अगर आप बता रहे हैं लकड़ी के घर में तो वो पॉसिबल नहीं है रहना, तो अभी कोई ऐसा आइडियल मिक्स बनता है वास्तु के हिसाब से कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज़ करें, अब जैसे बैलेंस कर दे जो कोई चीज़? नहीं सर, वो फिर इंटरनली उसकी जब प्लानिंग होती है ना सर, इन्हीं घरों की, तो उसके प्लेसमेंट और दूसरी मटेरियल से उसको नलीफाई कर सकते हैं, मतलब वास्तु स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उनका। और किस किस लेवल पे इसको कंसीडर किया जा सकता है? जैसे अभी ग्राउंड की बात करी हमने, प्लिंथ में जो आपने बताया कि मेटल गाड़े जाते हैं, मेटल और स्टोन गाड़े जाते फिर हैं। फ्लोरिंग के टाइम क्या चीज़ें की जा सकती हैं? फिर अभी जैसे किचन में प्लेटफॉर्म बनता है, उसमें भी मटेरियल डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से कलर का आप मार्बल लें, ग्रेनाइट लें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्दों में, पलंग में, फर्नीचर, पेंट में, फर्नीचर में, हाँ, सब जगह काम, मतलब वास्तु वाला फिर आपको सब जगह की गाइडलाइन देगा, आप ऐसा कर लीजिए। ओके, मतलब उसका कोरिलेशन सिर्फ प्लानिंग तक ही नहीं, मटेरियल से लेके जब तक वो पूरा घर कंप्लीट नहीं हो जाता, रहने नहीं आ जाता, जब तक जुड़ा रहता है। ओके, और वो नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या वो टेम्परेरी अरेंजमेंट होते हैं कि वो परमानेंट होते हैं कि बिना तोड़े फोड़े वो जो चलता है कि भाई वो आप ठीक करा लीजिए? ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी इन द सेंस, मैंने कहा ना कि बाद में अंडरलाइन करके बोल देते हैं कि समय जब आए तब इसे चेंज कर लीजिए, ये अभी के लिए अपलिफ्टमेंट। अभी सर आप इतने केसेस देख रहे हैं और इतने लोगों को कंसल्ट किया, अभी आप क्या वो प्रॉब्लम्स अपने डेली रूटीन में आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिसके सॉल्यूशन आप वास्तु के थ्रू दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आज से 10 साल पहले नहीं थी, ये प्रॉब्लम आज से 20 साल पहले नहीं थी, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव हो गया, 38 ईयर्स हो गए, और जो ओवर ऑफ द पीरियड चेंज हो रही, क्योंकि चेंज इंसान ही कर रहा है, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, नेचर को भी चेंज इंसान ही कर रहा है। तो आप अगर 10-10 साल के स्लैब्स में देखें हम
कि ये चेंजेस होते जा रहे हैं, और आगे अगर और 20-25 फ्यूचरिस्टिक बात कर लें थोड़ी सी, कि ये चेंजेस अभी और होंगे, उस हिसाब से वास्तु कंप्लायंट चीज़ें कैसे कैरी होंगी, या 10 साल बाद ये चीज़ चेंज होगी, 10 साल पहले ये था, तो अभी आप बैठते तो होंगे, आप विजुलाइज तो करते होंगे कि 30 साल पहले मैं ऐसे गाइडेंस देता था या ऐसे कंसल्टेशन देता था, अभी आज ऐसे दे रहा हूँ, अब अगले 15 साल बाद क्या होने वाला है। हाँ, वो फिर सब समय के साथ साथ हम भी एडवांसनेस में आ जाते हैं ना सब। आज से 30 साल पहले जो सलाह दी होगी उसमें भी 30 साल का अनुभव एड ऑन हो गया, तो फिर वैल्यू एडिशन सर्विसेज भी ज़्यादा मिलती है ना। आज जो करवाएगा, आज के 10 साल बाद करवाएगा, हो सकता है कि उसी में वापस बुलाए तो उसमें और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट होगा। मैं भी सीख ही रहा हूँ ना सब, ओके, लर्नर हूँ, और बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है सब, वो एक ज़िंदगी कम पड़ती है इसको समझने के लिए। तो ये उसी प्रॉपर्टी में चेंज क्यों आ रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के कारण चेंज आ रहे हैं? अगर कोई वास्तु कॉम्प्लाइन हमने चीज़ बनाई है, जैसे आप बता रहे हैं, तो उसमें चेंजेस वास्तु के नहीं आएंगे, सब वैल्यू एडिशन होगा। Okay. हाँ, वो कोई कंस्ट्रक्शन लेवल पे कोई चेंज नहीं आएंगे। तो ये वैल्यूएशन ओवर द पीरियड ही होते हैं? नहीं, ओवर द पीरियड नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। ओके, हाँ, ओवर द पीरियड नहीं होते, एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। ओके, और कहीं जाके मैं थम जाऊंगा तो उसके बाद फिर 10 साल बाद फिर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होंगे। ओके। रिसर्च बेस्ड है साहब ये सब। तो ये रिसर्च का बेस क्या होता है? पुरानी किताबें ना साहब, पुरानी किताबें और उनके जो 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 लिखा हुआ है उसको समझना कि इसका मतलब क्या हुआ, और क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। इंटरप्रिटेशन उसका। Yes. इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, जैसे अभी मैं देखता हूँ बहुत सारा, क्योंकि अब तो एआई का एरा आ गया है, इसके पहले भी डिजिटल एरा तो चल ही रहा था। एआई नहीं, वास्तु लोग एक बात बताऊं मैं आपको, वास्तु में कभी घुस नहीं सकता एआई। जगह की लोकेशन, वाइब्रेशन, सराउंडिंग्स, ये आई को उसमें तो सेट चीज़ें हैं, वो डालोगे और बस वैसा जवाब दे देगी। वास्तु में नहीं घुस सकता। और एक अच्छा ज्योतिष वाला भी, मतलब वो एआई वो भी सेट चीज़ें बता देगी, बाकी नहीं। कंसल्टेंट की बात अलग होगी, और ये हमेशा चलता रहेगा सर। वास्तु में एआई का काम नहीं, ज्योतिष में भी नहीं है। तो मतलब वास्तु नीड टू बी फिजिकल, मतलब एक कंसल्टेंट को आपको फिजिकली अप्रोच करना चाहिए, और वो खुद फिजिकली चीज़ों को विजिट करके सॉल्यूशन दे, रादर देन टेक्नोलॉजी। और मतलब सेम नहीं काम आती टेक्नोलॉजीज, सेम वही टेलीमेडिसिन और डॉक्टर वाला जो अप्रोच है। तो अभी आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ नहीं करते इसमें अपने कंपास यूज़ करते हैं सब, और टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर यूज़ करता है बेटा, जिस पे प्लान करता है, बस यही टेक्नोलॉजी है, बाकी तो जगह पे जाना ही पड़ता है। सर एक कोई अभी जैसे मेरे ये बिल्डर हैं, मैं अभी कल परसों उनकी विजिट पे था, सब प्लानिंग हमने कर दी। कंस्ट्रक्शन के टाइम उन्होंने लेबर हेड गलत बना दी है, एक वाटर टैंक गलत कर दिया आदमियों ने। वो बिल्डर हैं, उनको भी इतनी थोड़ी फुर्सत है हर चीज़ उनके सामने हो, तो ये इसलिए हमको 2-2 महीने में चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, तो वो उनकी अभी 5-6 साइट चल रही है, तो 6 साइट एयरपोर्ट से सीधा 6 साइट पे जाते हैं, फिर वापस शाम को आके रिपोर्ट करते हैं। फिर आदमी को डांट डपट होती, ये कैसे गलत हो गया, फिर वो वापस वही चीज़ कि उसने वहाँ वाले ने साइट इंजीनियर ने करवा दिया, मैंने तो उसको ऐसा बोला था। तो ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। मतलब इसमें रेगुलर फॉलोअप भी लगते हैं? रेगुलर काम करते हैं, उनको फॉलोअप लगता है सब। और जैसे कोई आप बंगला बना रहे हैं, तो आदमी की कैपेसिटी होना चाहिए वापस बुलाने की, मतलब 50% पे और एक 80% पे बुला लेना चाहिए कंसल्टेंट को। कोई गलती तो नहीं रहेगी, अभी हाथों हाथ सुधर जाएगी, ऐसा। ओके सर, अभी मैं चूँकि इंदौर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इंदौर मैं अभी जो देख पा रहा हूँ, इंदौर में रियल एस्टेट पहले तो बहुत अप गया था, अभी बहुत डाउन जा रहा है। तो अब ये इसका इफेक्ट मार्केट वाला इफेक्ट है कि वास्तु वाला भी हो सकता है? नहीं, वास्तु वाला नहीं सर। हिंदुस्तान में भेड़चाल चलने की आदत बहुत है सर। एक्सिड सप्लाई हो गई इंदौर को। आप इतनी कॉलोनियाँ काट रहे, रहने वाला भी तो चाहिए ना, क्या करेंगे। इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट ठीक है, वो गेम, पर भी अब रियलिटी में रहने वाला भी तो चाहिए ना। रियलिटी में तो रहने वाला भी चाहिए ना। एक्सिड सप्लाई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, इंफ्रा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये शहर का वास्तु से रिलेट कर पा रहा होगा। ये तो जब
जयपुर का जो 4 दीवारी है वो तो बिल्कुल है, हालांकि आजू बाजू में जो बस गया, बट वहाँ भी अभी तेज, इट इज़ साइकिल। फिर अभी सब इससे छूटेंगे, फिर शॉर्ट सप्लाई रिक्वायर्ड मतलब बनेगी और फिर तेज़ी आ जाएगी। तो ये तो इट इज़ साइकिल सब। एरिया से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मतलब अभी कुछ समय पहले कि हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने कहा था कि इंदौर के वास्तु में कुछ दोष था। तो पितृवत पर्वत करके एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की स्थापना कराई और वो अष्ट धातु की बनी हुई है। तो उनका कहना था इस कारण इंदौर इस पर्टिकुलरली रीजन में ज़्यादा बड़ा, ईस्टर्न साइड में। अब जैसे हम इंदौर के आज बहुत सारे एरियाज देखते हैं जो बहुत टाइम पहले प्लान्ड हो गए थे। जैसे एक कॉरिडोर है हमारे यहाँ, सुपर कॉरिडोर, वो बहुत टाइम पहले प्लान्ड हो गया था, लेकिन वो आज भी वैसे ही पड़ा, 10 साल बाद भी वो ग्रो ही नहीं कर पाया। सेम अगर हम बाईपास की देखें तो वहाँ कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, वो ग्रो कर गया। हालांकि बाईपास के कारण अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रोजेक्ट में भी वास्तु का कुछ लगा कि जैसे कॉरिडोर डेवलप हुआ तो वहाँ पर वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया, वास्तु और बाईपास अपने आप ही डेवलप हो गया। ध्यान रखते तो कॉरिडोर फटाफट डेवलप हो जाता। तो मैं वही जानना चाह रहा था, कहाँ से खुदाई शुरू करी होगी कॉरिडोर की, किस डायरेक्शन से, उल्टी डायरेक्शन से शुरू करी होगी तो प्रोजेक्ट बहुत लेट कंप्लीट होते हैं। राइटेस्ट डायरेक्शन में आप शुरुआत करते हैं तो वो फास्ट होता है। डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का फार्मूला मैंने बताया था ना सब, तो ये वही रोड में भी वही एप्लीकेबल है। हाँ, क्योंकि बहुत ट्राई किया जा रहा है वहाँ उस कॉरिडोर के लिए, लेकिन अभी भी वो ग्रोथ लेवल पे नहीं आ पा रहा है। अब उसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर जैसे हम घर पे तो आप बता रहे हैं कि सॉल्यूशंस होते हैं, तो सब आप कॉरिडोर पर मैप देखना पड़े, और समझ में आना पड़े कि कहाँ बंद हुआ है, क्या नहीं है, और कितने डिग्री पे बना रहे हैं इस कॉरिडोर को। राइट एक्सिस पे है कि 45 डिग्री पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस कॉरिडोर के कौन से डायरेक्शन में पहाड़ हैं, कौन से डायरेक्शन में नदियाँ हैं, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, पानी और पहाड़ का भी डिपेंड करता है सब। फिर उस कॉरिडोर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ है, और फिर ऑफिस के अंदर बैठने वालों की क्या स्थिति है। कोई न कोई तो ऑर्गेनाइज कर रहा होगा ना सब उसको। आइडिया डेवलप कर रहा है उसको, आइडिया ने डेवलप किया है कॉरिडोर को। हाँ, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसका भी उनका ऑफिस है। हाँ, होगा ही ना सब। हाँ। तो सर, जनरेशंस के मिसकंसेप्शंस बढ़ते ही हैं, तो ऐसे कुछ आपने अभी एड्रेस किए हों या आपने विजुलाइज किए हों कि यार ये मिसकंसेप्शन है वास्तु के लोगों के बीच में? लोगों के बीच में नहीं, सब देखिए मोटा ऊपर सुन के लोग अपने हिसाब से ही कर लेते हैं। अब जैसे वास्तव में नॉर्थ और ईस्ट में पानी होना चाहिए, तो वो नॉर्थ और ईस्ट में पानी पर्टिकुलर जगह कैलकुलेशन और मैथमेटिकल होता है सब, और पहली प्रेफरेंस नॉर्थ में होती है और सेकंड प्रेफरेंस ईस्ट की होती है। तो वो ध्यान नहीं रखते हैं सब लोग भाग, एकदम नॉर्थ ईस्ट में बोलो तो नॉर्थ ईस्ट कोने को ही दबा देते हैं। वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो समझदार कंसल्टेंट ऐसे नहीं बनाता वाटर टैंक। ओके, हाँ। एक आप इंसिडेंस बता रहे थे किसका? एक क्लाइंट का आपके, क्या कि पिताजी तो एग्री कर रहे थे उस बात को? वो तो भी कल की बात है सब, कल शाम की बात। लास्ट उनकी वहीं से फिर मैं एयरपोर्ट आया था जयपुर, तो वो बेटा बाप की इच्छा है मानने की, क्योंकि उनके बाप के दोस्त जो हैं मेरे, वो 30 साल से क्लाइंट हैं। उन्होंने सजेस्ट किया यार कभी इतना बड़ा बना रहे हो तो आप सलाह ले लो, आए हुए हैं वो। और वो भी बाहर से समझ में आ गई। तो मैंने कहा साहब मेरे को दो ये बंगला, तो फिर आपको मेंटली प्रिपरेशन हो चाहिए, कुछ भी हो सकता है इसमें। भाई मैं तो राइटर सलाह दूंगा, मैं तो पेपर पे दूंगा, हथौड़ा लेके तो आऊँगा नहीं, बट वो फिर आपको करना पड़ेगा अगर बात माननी है तो। और यहाँ तक बोला साहब कि अगर आप अभी नहीं मानते हो, 10 साल बाद मुझे ही बुलाना पड़ेगा आपको इसी बंगले। वो इतना गलत बना रहे हैं। आपने क्या वो गलत विजुलाइज किया वहाँ पर? बाहर रोड से सब कंस्ट्रक्शन से समझ में आ जाता है ना कि एनर्जी क्या होगी। ओके, कोई कोना बंद कर दिया उन्होंने, तो वो एनर्जी लेवल, वो भी लिटिगेशंस बहुत शुरू हो जाएंगे इस बंगले में आने के बाद। कोर्ट कचहरी, मतलब वकील दोस्त हो जाएंगे उनके। सर, ये एनर्जी वाली जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, यही अभी मैं सेम फील कर पा रहा हूँ अपने, पर्टिकुलरली जो इंदौर में देखा मैंने, एमपी में देखा, या उज्जैन जाता हूँ तब भी देख रहा हूँ। अभी हमारे बहुत सारे, और एक आपने भी एग्जांपल दिया अभी तिरुपति जी के मंदिर का, अभी हमारे बहुत सारे मंदिरों को एक्सपांड किया जा रहा है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है। और वही जो हम बात कर रहे थे कि लोहा, जैसे लोहे को यूज़ नहीं किया जाता है,
बहुत जगह हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग में और इसमें, तो अभी वो जो एनर्जी का जो एक शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सालों पहले से अगर किसी जगह पे आप जा रहे हो तो आपको शिफ्ट समझ में आ जाता है, हाँ, मालूम पड़ता है। तो एक एनर्जी का शिफ्ट मुझे मंदिरों में दिखता है। हाँ। और अभी तो कई बार ऐसा भी होता है कि जाने का मन भी नहीं होता है, हम्म। तो इसमें क्या वो दोष है वास्तु का कि जो मटेरियल हाँ, वो यूज तो किए जा ये रहे हैं तो- उसका दोष ये है? तो सब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपांशन में कंसल्टेंट की सलाह लेके ही एक्सपांड करना चाहिए, और कितनी दूरी पे करना चाहिए, क्या है ये, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। बट वास्तु दोष क्रिएट हो जाते हैं सब। और मटेरियल का भी होगा वो दोष? हाँ, मटेरियल लोहा मैक्सिमम वापरते हैं सब, सस्ती वही है, इसलिए तो वो किस क्षेत्र में लगाना चाहिए और कितनी दूरी पे लगाना चाहिए ये भी कंसल्टेंट से पूछ के ही करना चाहिए। किसको एक्सपांड करना चाहिए वो भी पूछना चाहिए। क्योंकि देवस्थान का कुछ वास्तु अलग से भी होता है कि ये जैसे हम लोग घर ऑफिसेस की बात कर रहे हैं वैसे ही होता नहीं, है? वो देखिए जितने भी ओल्ड टेम्पल हैं सब वो सब राइट एक्सिस पे मिलेंगे आपको। ओके। नॉर्थ साउथ बिल्कुल बराबर होगा, नहीं तो मंदिर चलते ही नहीं है सब। नॉर्थ साउथ बिल्कुल एक्सिस पे होगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। आप अर्थ को देखा होगा ना, चौकोर डब्बों में बांट रखा है, तो वो बिल्कुल एक्सिस पे ही होता है मंदिर। पर उसके सराउंडिंग्स में अभी आपने कोई पंडित का घर बना दिया, वो टॉयलेट गलत जगह बना दी, कुछ भी क्या चलता रहता है मंदिरों में। तो अब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की केबिन बना दी, जूते चप्पल की रेक लगा दी, ये सब वो कमेटी या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा उसको सब पूछ के करना चाहिए। मतलब मंदिरों में भी वास्तु का ध्यान रखना 100% चाहिए। वास्तु से ही बनते हैं मंदिर। पर मेरा फील्ड जो है सब भी कमर्शियल वास्तु का है, मतलब रेजिडेंशियल कमर्शियल ऐसा फ्लैट मंदिरों का काम जो उसके मास्टर हैं सब वो गुजरात में सोमपुराज, वो मास्टर, दे आर मास्टर्स इन टेम्पल आर्किटेक्चर। हाँ, बट वो उसमें भी वैसा ही ध्यान रखते हैं सब। आपका कैसे आना हुआ था सर इस फील्ड में कि सोचा था? तो सब मैं तो टेक्सटाइल में था सब। ओके। टेक्सटाइल में एक बार एक सैंपल लेके हैदराबाद गया था, और लॉज में से सैंपल दिखाने 10 साढ़े 10 बजे एक दुकान पे पहुंचा, तो उसने कहा कि सब आपको घंटे भर बाद आना पड़ेगा, ये जो आए हुए हैं ना इनसे हमको काम है अर्जेंट। एक पंडित टाइप आदमी बैठा था वहाँ, अभी अपने ठहरे बनिया आदमी, कभी पहली दुकान से बोनी बट्टा नहीं हुआ तो मार्केट में फिर क्या है, मतलब खाली हाथ ही सब जगह ऐसे ही मिलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं घंटा भर आप काम कर लो, आपका काम करके फिर आगे जाऊँगा मैं। तो इडली वड़ा और चाय वाय मंगाई, और उनसे फिर उन्होंने चालू करी बातचीत। तो वो तेलुगु में सब बोल रहा था, पूरी दुकान को घूम के समझा रहा था। फिर उनके बेटे से मैंने पूछा, यार कि ये बातें आर्किटेक्चर टाइप कर रहा है, लगता पंडित है, क्या मजा रहा है? बोले रोशनीवाल जी बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है, महीने महीने भर तक इसको टाइम नहीं मिलता, ये सिद्धांती है। फिर उसने ऐड ऑन किया वास्तु सिद्धांती है, मतलब तेलुगु में वर्ड है कि सिद्धांतों को जानने वाला, वास्तु के सिद्धांतों को जानने वाला, मतलब एक्सपर्ट हो गया, वास्तु एक्सपर्ट है। वास्तु सिद्धांती बोलते हैं तेलुगु में, आंध्रा में। तो मैंने कहा क्या बता रहे हैं? तो बोले कि मंदिर यहाँ करना है, पानी यहाँ रखना है, ज़्यादा माल इधर स्टोर करना है। अच्छा, दुकान 14 फीट की थी, शटर फुल शटर खुल जाती तो पूरा ही गेट हो गया। तो उसने बोला कि इधर इतने फिट पे माल रखो, उधर इतने फिट पे माल रखो, कस्टमर इसी जगह से आवे जावे। ओके। वो गेट कैलकुलेट कर दिया उसने। फिर गल्ला है रखना, आपको इधर बैठना, कस्टमर यहाँ बैठना। मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा? बोले इससे दुकान में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने कहा तो बहुत ज़ोरदार चीज़ है, खाली ये सब हिलाने में और ये ऐसा करने में अगर दुकान बढ़िया चलती है। टेम्परेरी अरेंजमेंट थे वो? हाँ, तो दुकान मतलब सब चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, पूजा तस्वीरें इधर लगानी, पानी यहाँ रखना, मैक्सिमम गुड्स यहाँ रखना, डिस्प्ले के सैंपल इधर रखना है, तो बहुत ईजी गोइंग है ना, 2 दिन का काम है। और इसको ब्लॉक करो, ये इस गेट से आने दो। तो मैंने कहा तो बहुत जो मज़ेदार चीज़ है, अगर इससे दुकान अच्छी चल पड़े तो फिर तो यार तो बिल्कुल समझने वाली बात। फिर वो बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या है? बेटा वास्तु है। मैंने कहा किसको कैसे समझा जा सकता है? बोले किताबें पढ़ो। तो मैंने पूछा उनको किताबें, तो बोले जैसे ढूंढते जाओगे वैसे मिलती चली जाएगी। मतलब ब्लेसिंग है। उस टाइम वो 75 साल के थे, अभी तो होंगे भी नहीं। और आज की तारीख में आई हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी, 1000 किताबें हैं, और ओल्डेस्ट वन इज 1891। ओके। हाँ, 1891 वो लाइव है। संस्कृत के श्लोक है, उसमें गुजराती ट्रांसलेशन, अहमदाबाद की प्रिंट है वो किताब।
तो फिर उसी दिन मार्केट से 2 किताबें खरीद ली और पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो समझ में आया कि ये तो बड़ी जोरदार साइंस है। जो मतलब वो तो ऊपर से जा रही थी ना, वहाँ तो मेरे कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं पड़ा वास्तु का कुछ। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में आपको पहली बार पता चले तो वो सीधा ऊपर से जाता है हाँ। पहली बार तो। और फिर इसको पढ़ता रहा, घर में चेंज किए, फिर लोगों को ऐसे ही बताने लग गया मैं। मतलब मेरा कोई इसको कंसल्टेंट बनने के हिसाब से इसे पढ़ा नहीं साहब, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, कंसल्टेंट हो गया। डेस्टिनी रही होगी। हाँ, डेस्टिनी लाई ना साहब। अभी जैसे मैं उठ के चला जाता 1 घंटा यूज़ करने के लिए, तो ये तो मेरी ज़िंदगी का इंस्पायरेशन ही निकल जाता। मैं उस दिन उठ के चला जाता, फिर तो चलो दूसरी दुकान का काम करके आ जाए, तो मेरे को तो मतलब लाइफ से ही गायब हो जाता वास्तु। तो इंट्यूशन ऐसी है कि मैं बैठूं, और वो इंट्यूशन वो कमर्शियल इंट्यूशन थी। पहली जगह से खाली हाथ कैसे जाएंगे, यहाँ 1-2-4 पेटी का काम करके जाएं, फिर आगे मार्केट करेंगे तो ठीक रहेगा। बस वो उसी ने बिठा दिया, वो जिसने भी बिठाया, बट वो मेरी ज़िंदगी टर्न अराउंड हो गई। अभी सर आपकी ज़िंदगी टर्न अराउंड हो गई है। अब चूँकि ये साइंस है और ये बहुत हमारे वेदों की साइंस है, और हम जिस जनरेशन में हैं वहाँ मॉडर्न साइंस को भी ज़्यादा कोई पढ़ने वाले हैं नहीं अब, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के एरा में जी रहे हैं। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि अब ये जो साइंस है या ये जो ज्ञान है, ये कैसे आगे बढ़ेगा जनरेशन में? क्योंकि जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने जो इतना सीखा 30 सालों में, वो मुझे पास ऑन करना है, किसी को सिखाना है। कोई तैयार होता है, कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा तो सोचते होंगे कि यार ये जो जनरेशन अब आने वाली है, उन तक ये ज्ञान कैसे पहुँचेगा? अब जैसे मेरा बेटा था, वो आर्किटेक्ट और मास्टर किया उसने, वो पूरा जानता है इस चीज़ को। तो वो एजुकेटेड कंसल्टेंट हो गया, वो आर्किटेक्ट कम वास्तु कंसल्टेंट। ओके। हाँ, तो जनरेशन तो सब ये या तो आराम से मान ले या फिर दुखी होकर मानेगी। मानना तो पड़ेगा ही वास्तु को। आप कुछ भी बना लेंगे, परेशान होंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो आएगा यार कि ये वास्तु। देखो कबीर जी का दोहा है सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काय को है। तो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये तो अच्छे टाइम में मानने की चीज़ें हैं कि खराब समय आवे ही नहीं। खराब समय में तो आदमी हर चीज़ मानता है, प्रिवेंशन वाली चीज़ें हैं ये, हर चीज़ मानता है। वो तो बोलते कि पत्थर को आप सिंदूर लगा कर इसकी पूजा करो, तो वो भी करने लगता है, वो तकलीफ पाता है। सब करते हैं। हाँ। तो एजुकेशन में इसका कुछ अभी इनकॉर्पोरेशन हुआ है वास्तु का, कि जैसे आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं तो वो एक चैप्टर है साहब, 2-5 पेज का, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। इसकी इम्पोर्टेंस तो सब गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी जो भी अर्बन प्लानिंग होती है, इंडस्ट्रियल। अभी आप देखो ना सब, बहुत से इंडस्ट्रियल स्टेट जो गवर्नमेंट, रिको है, MIDC है महाराष्ट्र की, बहुत सारी सिक यूनिट्स रहती हैं, तो कहीं भी किधर भी काट देते हैं, जहाँ ज़मीन मिलती है वहाँ काट देते हैं। न ग्रिड का ध्यान रखते हैं, न प्लॉटिंग का ध्यान रखते हैं। और फिर सब्सिडी होती है तो लालच में आदमी जो प्लॉट अलॉट होता है उसमें बना लेता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अर्बन प्लानिंग ही वास्तु के हिसाब से हो, और प्लस उसके अंदर जो प्लानिंग हो वो कंसल्टेंट ही बोर्ड पे रहना चाहिए गवर्नमेंट के, कि भाई इसकी ये प्लानिंग, ये जो बना रहा है, जो भी बना रहा है, ठीक है कि नहीं है। वो जब इंजीनियर से प्लान अप्रूव करवाते हैं, ऐसा वास्तु कंसल्टेंट से भी अप्रूव करवाना चाहिए गवर्नमेंट। पर वो कंसिडरेशन में है नहीं अभी। नहीं है नहीं, कब आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। सर एजुकेशन लेवल पे अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था। हाँ। वो आयुर्वेदा के ऊपर था। हाँ। तो आयुर्वेदा को भी अब एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। मतलब आयुर्वेदा के भी कॉलेजेस आ गए हैं, कोर्सेज आ गए हैं। तो ऐसा कुछ अभी वास्तु में है, या आप सोचते हैं कि अब चूंकि ये इतना अभी जितने भी सिंसियर और राइटियस कंसल्टेंट हैं साहब, उनके पास ये बिड़ा उठाने का जिम्मा ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है। एक बात बोलूँ मैं आपको, गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएटिव लेती है और फिर सर्च करती है कि किन किन को बोर्ड पे लेना चाहिए, तो ये सरकार कर सकती है काम। अब मेरे को यूनिवर्सिटी बना के मेरे को क्या करना है सर? मैं तो मेरे काम से ही खुश हूँ, मैं क्यों बनाऊँ इतने सब स्केल बड़ा है उस चीज़ का, लफड़े में क्यों जाऊँ? पर नीट तो है, नीट तो बिल्कुल है, तो ये सरकार को समझना चाहिए। और अभी ये साइंस है, ये पक्का है 101%, और स्किल वाली है। हाँ, स्किल्स चाहिए इसको। हाँ।
तो मैं अभी ऐसे ही एजुकेशन पे हम लोग अभी बहुत सारे पॉडकास्ट किए, तो जिस ये निकल के आया या मैं जो समझ पाया कि आने वाला जो एरा है वो स्किल्स बेस्ड है, और स्किल्स हमारे पास हैं। जैसे आज वास्तु है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम आज मेडिकल साइंस में इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, सबको नीट की एग्ज़ाम देना है, 2 सीटें नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। और जैसा आप मुझे ऊपर भी बता रहे थे ऑफिस में कि बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इन चीज़ों को अब ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है। चाइना मानती है ना सब, फेंगशुई बोलते हैं वो, और वो चाइना में भी वास्तुशास्त्र ही गया बुद्ध धर्म के टाइम, और उन्होंने इसमें पिक्चर, पोस्टर और वाटर एलिमेंट और बहुत सारी चीज़ें एड ऑन कर दी। फेंगशुई भी इसी का रूप है, वास्तु का ही। जापान भी बहुत मानता है, जो मैं एक पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल उसमें। जापान स्पिरिचुअली भी बहुत है, सब चीज़ें मानता है। वास्तु को कितना मानता है, मेरा कभी जापान जाने का काम नहीं पड़ा, अगर मानता होगा तो मानता होगा, क्योंकि डेवलप तो है ही जापान, टेक्नोलॉजी में तो बहुत डेवलप्ड। तो हमारी इंडिया में ऐसे सर क्या रीज़न होते जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों से कटते जा रहे हैं, और एक्चुअली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन या जो हम देखते हैं वो ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ रहा था और कुछ वीडियोस भी देखे मैंने, तो बहुत सी कंट्रीज़ में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आज भी उन्होंने अपने पुराने हेरिटेज को बड़ा प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जो उस ज़माने के होंगे। और वहीं हम हमारे हेरिटेज को देखते हैं तो वो तो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब वो खंडहर ज़्यादा बोलते हैं अब लोग उन्हें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या हम चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, या कहीं गलती हो रही है, या जो ये जनरेशन चेंज हो रही है? ये सब टॉप लेवल से शुरू होता है प्रिजर्वेशन का काम। आप सब नीचे से नहीं शुरू हो सकता, ऊपर से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा। तो जनरेशन भी अभी ये इसमें ही कोई ऐसे आदमी अब एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाएंगे कि भाई वास्तु से खुद ही बिलीव करने वाला होगा, तो फिर कोशिश पहले तो बिलीवर होंगे तभी चीज़ें होंगी। सर अभी इतना सारा कन्वर्सेशन हुआ और हमने बहुत सारी बातें की, और बहुत सारे मेरे भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए। लेकिन जब भी वास्तु कंसल्टेंट की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि कैसे कंसल्टेंट का चुनाव किया जाए, क्योंकि हम एक कमर्शियलाइजेशन वाले एरा में तो जी रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, या मैं बोलूँगा बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो एक पर्सन या एक बिजनेसमैन को वो क्या स्टेप्स या क्या पॉइंट फॉलो करना चाहिए या कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि एक सही वास्तु कंसल्टेंट वो हायर कर पाए या उनसे कंसल्टेशन ले पाए? कंसल्टेंट अगर आपका लोकल का है, सबसे पहले उसको घर पे जाके मिलना चाहिए उसके, वो खुद कैसे रहता। ओके। मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन तो जो वास्तु मानने लग जाता है उसको मालूम रहता, इधर किचन, इधर पानी, ये वो तो बेसिक तो पता पड़ जाती है। वास्तु कंसल्टेंट खुद कैसा रहता है, जब खुद का घर ही सही नहीं है तो वास्तु कंसल्टेंट सही नहीं है। ओके। और बाहर से आने वाला कोई कंसल्टेंट है, उससे पहली बार काम करो तो उसको सबसे पहले आपको उसकी होटल और होटल के रूम में मिलना चाहिए कि कौन से रूम में रुका हुआ है। ओके। और वो होटल भी वास्तु के हिसाब से है कि नहीं। तो ये 2 मेजर चेक पॉइंट्स हैं। हाँ, चेक पॉइंट है। कंसल्टेंट को खुद कितना बिलीव करता है सर, वो खुद बिलीव नहीं करेगा तो आपको क्या ज्ञान देगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं मानेंगे तो कैसे आगे चीज़ें सही बता रहे हैं या गलत बता रही हैं हम कैसे मान पाएंगे? तो सर आप अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पे आए, और हमारा मोटिव यही रहता है कि बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं जो अनकॉमन इफेक्ट रखती हैं, जैसे वास्तु है, आयुर्वेदा है, मेंटल हेल्थ है। हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करते हैं ताकि आज की जनरेशन को, क्योंकि ये डिजिटल एरा चल रहा है और ट्रांसफॉर्म हो गई सारी इन्फॉर्मेशन के मीडियम्स, ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, तो लोगों तक वो सही चीज़ पहुँचे और वो प्रिवेंशन लेवल पे पहुँचे। क्योंकि हम भी वो उसमें बिलीव नहीं करते कि कुछ हो गया उसके बाद आप स्टेप्स लोगे। तो आज प्रिवेंटिव क्योर करो या प्रिवेंटिव सॉल्यूशंस पे काम करो, या वो चीज़ें जो हमें नहीं पता या अनक्लियर्ड है, और कई बार वो ओवर इन्फॉर्मेशन भी होती है और एक वो मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है कि व्हाट्सएप पे आज दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत सारा नॉलेज आता है, बहुत सारे सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव आते हैं। तो सही क्या है वो लोगों को आजकल समझ नहीं आ रहा है। तो आप आए और ये सारा नॉलेज शेयर किया,
उसके लिए थैंक यू है। और आपके दर्शकों को भी आप कुछ कॉमन चीज़ें मैंने जो दी है ऊपर, जैसे प्लॉट की गाइडलाइन, फ्लैट की गाइडलाइन, ये आप मतलब उनको धीरे धीरे कैसे बता पाएंगे वो आपको देखना है, बट वो बता सकते हैं। बिल्कुल, अब इस वीडियो में तो हम लगाएंगे ही उसे, इस पॉडकास्ट के वीडियो में, और साथ ही अभी हम क्राउजल्स पे काम करते हैं, हाँ, तो उसमें भी उस फॉर्मेट के माध्यम से भी हम उनको डेली वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे राइटअप्स या आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमें प्रोवाइड करिएगा, वी विल सब कुछ डेफिनेटली शेयर, सब कुछ दे दिया मैंने उस पर, सब कुछ मिल जाएगा आपको जो लोगों के काम में आने जैसी चीज़ है। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।